नमस्कार। जब चुनावी सरगर्मी तेज हो तो ऐसे में कुछ नेता ऐसे हैं जो लगातार फील्ड पर उतर करके काम करते हैं और अपने पार्टी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय हैं। ऐसे में मैंने देखा कि अभी कुछ दिन पहले से रामदेव जगते जी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग गांव मोहल्ले में जाकर के अपने संगठन की विचारधाराओं से कुछ युवाओं को जोड़ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगा कि क्यों ना इनसे बातचीत की जाए। तो आज मेरे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के युवा दमदार नेता रामदेव जगते, और इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको बता दूं कि ये पूर्व में विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और कई विभिन्न पदों पर हैं। प्रतापपुर विधानसभा से विधायक के दावेदार भी रहे हैं। और बता दूं कि जब 2020 में पंचायत चुनाव हो रहा था उसमें ये जिला पंचायत सदस्य का भी इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और आदिवासी कदावर नेता माननीय राम विचार नेताम की अर्धांगिनी पुष्पा नेताम जी के साथ इनका मुकाबला था और महज 6 वोटों से इनकी हार हुई थी। तो बड़ा कांटे का मुकाबला था और उस वक्त उस समय के लिए बहुत चर्चित ये विषय रहा है। उस पहलू पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी हार क्यों हुई थी और इतना कड़ा मुकाबला, चूँकि उसमें संशय था, उसमें बहुत सारी भीतर की चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे आज रामदेव जगते से। इनका एलिगेशन था कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा उनके आंकड़ों में छेड़छाड़ करके इनको हराया गया था, बल्कि ये जीत चुके थे, ऐसा इनका कहना है और हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है। इन चीज़ों को भी निकालने की कोशिश करेंगे, दावेदारी पर भी बात करेंगे और वर्तमान में क्या स्थिति है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का, इस पर बात करेंगे। क्या कांग्रेस की दोबारा विधानसभा में जीत होगी या फिर प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर रामदेव जगते जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीलेश देवांगन भाई साहब, आपके डीडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार बोल रहा हूँ। आप 2018 में ये चर्चाएं चल रही थी कि आप दावा करने वाले हैं और अंदरूनी आपका दावा था कि आप भी प्रत्याशी, आपको भी कैंडिडेट घोषित किया जाए संगठन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पर सिचुएशंस बदली और आप धीरे धीरे खामोश होते चले गए। वो असलियत को जानना चाहेंगे कि वास्तव में आप दावा किए थे और क्या कहानी रहा 2018 में। मैं अपने विधानसभा पे, ब्लॉक पे, नगरीय निकाय पे और पूरे विधानसभा पे कमेटी बनाई और पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी दिया गया, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी जो हैं, उनके नेतृत्व में, दिशा मार्गदर्शन में और कांग्रेस पार्टी के जो भी निर्देश आता था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, उनके निर्देशानुसार हम लोग पूरा विधानसभा पे काम किए थे। हम लोग एक बूथ 10 यूथ का कार्यक्रम चलाए थे पूरे विधानसभा पे। उसमें कई युवाओं को बूथ स्तर पे जोड़े, ब्लॉक स्तर पे, नगरीय निकाय पे जोड़कर पूरे विधानसभा की कमेटी हम लोग बनाए थे। चुनाव के दरमियान 20% युवाओं को टिकट देने की बात आई थी। चूँकि सरगुजा में आप सभी को पता है कि यहाँ पे माननीय सरगुजा महाराज आदरणीय TS सिंहदेव जी सरगुजा के मुखिया रहे, तो उनका जब दौरा हुआ तो बात आई थी कि 1998 के बाद यह सीट जो है एक बार कांग्रेस के पक्ष में आता है, एक बार बीजेपी के पक्ष में आता है। हम लोग का परिसीमन हुआ था प्रतापपुर विधानसभा, उसमें 2 दावेदार कदावर नेता माननीय पैकरा जी, माननीय डॉक्टर प्रेम साहब टेकाम जी, दोनों बार एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं ऐसे करके। बात आई थी कि चुनाव में ऐसे व्यक्ति को जो टिकट नहीं देंगे, जो विधानसभा से बाहर आता है, पैरासूट नेताओं को नहीं दिया जाएगा, जो विधानसभा से बाहर रह के इस क्षेत्र में काम करता है, 60 साल जिसका हो गया है उसको नहीं देंगे, और 5000 से जो वोट से जो हारा हुआ व्यक्ति ऐसे को नहीं दिया जाएगा। और मीडिया के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा हुआ कि ऐसे में तो टिकट फिर उनको नहीं मिलेगा। तो महाराज साहब के द्वारा बसंतपुर में बोला गया था कि इस बार नया बीज देंगे, मतलब नया कैंडिडेट देने की बात हुई थी। हम लोग प्रतापपुर वार्ड ऑफ नगर से 11 प्रत्याशी लोग दावेदारी किए थे, उसमें मैं भी था। चूँकि छत्तीसगढ़ में 20% युवाओं की जो लिस्ट बनी थी उस पर मेरा भी नाम था सिलेक्शन लिस्ट में, युवा कांग्रेस की ओर से। उसमें मेरा दावेदारी बनी थी पिछले बार
कांग्रेस परिवार का एक नियम है कि हाईकमान टिकट फाइनल करता है। एन वक्त पर ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसके बाद आप साइलेंट हो गए और आपकी एनर्जी खत्म हो गई थी क्या? एनर्जी ख़त्म हुई नहीं थी, क्योंकि भाजपा सरकार 15 साल से थी, तो हमने एसआर कंपनी के खिलाफ चक्का जाम किया, रोड मरम्मत को लेकर के, बिजली ट्रांसफार्मर को लेकर के, मजदूरी भुगतान को लेकर 12-14 ठो चक्का जाम मेरे नेतृत्व में हुआ था। जो दिल्ली कोर कमेटी था उस पर भी हमारी नाम प्रस्तावित हुआ था। चूँकि यहाँ पे सरगुजा महाराज जी का दिशा निर्देश पे मैं दावेदारी नहीं किया, उनके कहने के आधार पे। तो बाबा जी के कहने पर आपने चुनावी मैदान पर उतरने से अपने आप को रोका। आगे बढ़ते हैं रामदेव जगते जी, मेन मुद्दे की बात मैं ये चाह रहा था कि असल सच्चाई को हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के बीच में रखें। जब आप 2020 में जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ने के लिए सामने आए और आपका मुकाबला सीधा, जैसे कि शुरू में हमने बताया कि पूर्व गृह मंत्री रह चुके और बीजेपी के कदावर नेता, आदिवासी नेता, उनकी धर्मपत्नी पुष्पा नेताम जी के साथ आपका मुकाबला था और इतना कांटे का मुकाबला था कि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आपका मुकाबला सीधा रामविचार नेताम जी से है और आप 6 वोटों से हार जाते हैं और 6 वोटों की हार का वजह आप स्वीकारते नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुआ है और हमें गलत तरीके से हराया गया, बल्कि मैं जीत चुका हूँ, ये भी दावा रहा है। इस असलियत को आप जनता के बीच में रखें। विधानसभा चुनाव में मैं हर बूथ और सेक्टर पर जाकर काम किया था और मैं नए युवा साथियों से लगाव रखा था और बहुत सारे जनहित मुद्दों पे आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया था। लोगों का लगाव कई जगह हमने ट्रांसफार्मर लगवाया, रोड सड़क का मरम्मत करवाया, एसआर कंपनी के खिलाफ किसानों का मुआवजा दिलाने में भी मुझे पेशी हुई, उनकी ओर से मैं कटघरे में खड़ा होकर उनको मुआवजा दिलाया था। हॉस्पिटल का जो है लचर व्यवस्था के खिलाफ, बीएमओ बीपीएम के खिलाफ मैंने चक्का जाम करके उनको 1 दिन में हटवाया था। तो जनता देखी कि हमारे बीच में हमारा जो, चूँकि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल संख्या है, आदिवासी के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता हूं मैं और बहुत सारे प्रकोष्ठों में मैं समाज के कई जिम्मेदारियां मुझे दी गई है। तो उनको लगा कि मैं जो हूं लोकल हूं और वो बाहरी हैं, मतलब अपना जो है वाटरनगर क्षेत्र से बाहर के लोग हैं और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ा और वो काफ़ी बड़े नेता हैं और इनका अधिकांश समय रायपुर होता है, दिल्ली होता है। तो लोग सनावल जाते हैं तो रायपुर रहते हैं, रायपुर जाएंगे तो दिल्ली रहते हैं। मैं चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे भारी मतों से सपोर्ट भी किया और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने क्षेत्र की जनता को कि ऐसे नेता जो राज्यसभा सांसद रहे, इस क्षेत्र में 3-4 बार से मंत्री रहे, विधायक रहे और जिला पंचायत सदस्य सम्माननीय पुष्पा नेताम जी सरगुजा में अध्यक्ष रहीं, बलरामपुर जिले के अध्यक्ष रहीं। तो मैंने देखा कि बड़े पदों पर बैठने के बाद बहुत सारे जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, तीज त्यौहार, छठी पसनी, शादी ब्याह, बहुत सारे कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता नहीं रहती, लगाव नहीं रहता है और मेरा अधिकांशतः ऐसे कार्यक्रमों में रहता है। लोगों ने सपोर्ट किया और मैं जो मुझे एजेंटों से प्राप्त आंकड़े थे 108 वोट से मैं जीत गया था। 108 वोट से आपने 108 वोट से आंकड़ा जो मुझे दिया गया, मैं जीत गया था और मैंने दावा किया। टेबुलेशन के समय मुझे जानकर हैरानी हुई कि मेरा 6 पोलिंग बूथ पे आंकड़ा जो हमें एजेंट के द्वारा बताया गया था या दस्तावेज दिया गया था उसमें नहीं, आंकड़ा मैच खा नहीं रही है। बीच में हल्ला हुआ तो 34 वोट से आप जीत गए। फिर कुछ समय के पश्चात टेबुलेशन हुआ तो मुझे मामूली 6 वोट से हार के लिए घोषणा हुई। आप ये देख रहे होंगे मैं जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर एक पत्र प्राप्त किया है। आप देख रहे होंगे कि पुष्पा नेताम जी 8686 वोट पाई हैं और मैं 8680, सिर्फ 6 वोट का अंतर हुआ।
उस रात को मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि मैं हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। मुझे जानबूझ के हराया गया था। वो पोलिंग बूथ जहाँ पे मैं उस बूथों को जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं पूरी आंकड़ा लेकर बैठा था। मैं गणना पत्रक भी कई ठो रखा था, लेकिन कुछ एजेंट लोग हमारे प्रपत्र को नहीं दे पाए थे, इसलिए कुछ प्रपत्र उनके पास थे। लेकिन जिस बूथ का गणना पत्रक पीठा सिंह अधिकारी के द्वारा दी गई थी, ये प्रपत्र आपके सामने है। इस पे स्पष्ट है कि मतदान केंद्र क्रमांक 66 है, कन्या माध्यशाला पंडरी है। उसमें टोटल 642 मत पड़े थे और 32 मत खारिज हुए थे। टेबुलेशन हुआ, उसके रात को नींद नहीं आई। सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं को मिलाकर जब मिलान किया तो मुझे चुनाव के पूर्व जो है मतगणना के समय ये गणना पत्र दिखाए थे। आप लोग देख रहे होंगे ये गणना पत्र। इसमें देखिए कि इस पे बहुत सारा काट छाट ओवर राइटिंग हुआ है। 642 मत पड़े थे टोटल, इसमें 32 मत पड़े थे, तो उसमें 32 को काट कर ये 22 कर दिया गया और वैध मतों की संख्या 610 थी तो उसको 620 हो गई। यहाँ से जो 32 का काट करके 22 किए, 10 वोट यहाँ से चोरी कर लिए और 97 को 107 कर दिया गया। आप स्पष्ट देखिएगा कि जो भी गणना पत्रक मिला है इसमें किसी भी प्रकार का कोई काट छाट ओवर राइटिंग हुई नहीं है। लेकिन जब मैं सूचना का अधिकार के द्वारा पीठा सिंह अधिकारी की डायरी भाग 1 और 2 प्रदान की गई, उस पर मैं ये जो प्रपत्र है भाग 2, उसमें पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का आंकड़ों का विवरण होता है। इसमें स्पष्ट है कि डाले गए 642 मत टोटल और खारिज मतों की संख्या 32 है, तो वैध मतों की संख्या 610 और खारिज मतों का प्रतिशत भी 5% है। और जो मैं गणना पत्र पे दावा किया था वहाँ पे वो हमारा मिलता जुलता है, लेकिन इनके द्वारा ये काट छाट ओवर राइटिंग को उसको दावा किया गया कि नहीं ये सही है। मैंने संचालक महोदय रायपुर को अपना याचिका लगाया हूँ। 28 फरवरी 2020 से 30-32 पेशी वहाँ हुई। ये हाई कोर्ट में मामला चला गया है। उसके बाद भी हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि 31 मार्च के पहले करनी थी, लेकिन विधानसभा होने के कारण मेरा सुनवाई नहीं हो पाया है और बहुत जल्द इस पर सुनवाई होगी। ये संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास साक्ष्य और गवाह के रूप सारे दस्तावेज हैं। मेरे याचिका के समर्थन में पीठा सिंह अधिकारी, एजेंट, 3 प्रत्याशी लोग इस बात जो याचिका लगाई है उसका इन्होंने पूरा समर्थन दिया है। पूरा दस्तावेज है हमारे पास। अगर इसका सही निर्णय होगा तो बिल्कुल ही मैं 4 मतों से फिलहाल जीतूंगा और अगर अच्छे से काउंटिंग हो गई तो मैं भारी मतों से जीतूंगा। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मैं कांग्रेस पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मेरे 2-3 पीढ़ी कांग्रेस परिवार के सदस्य रहे। तो जब मैं अपने विधायक जी को चुनाव के समय इतना मेहनत करके उनको जिताया तो मुझे आशा विश्वास था कि हम उनके कार्यकर्ता थे। मुझे इस बात का तकलीफ़ है कि जब हमारी सरकार रहते हुए भी उस रात जो टेबुलेशन होने के पूर्व की घटित घटना एसडीएम साहब, अनुभागीय अधिकारी श्रीमान बालेश्वर साहब, रिटर्निंग ऑफिसर की मिली जुली से और हमारे कई बड़े नेता इस पे हैं जिसका मैं बाद में खुलासा करूंगा। आपके ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आपके अपने दल के भी नेता इसमें बिल्कुल साथ दिए? बिल्कुल हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं। अब बात आती है कि इतना बड़ा एलिगेशन आप लगाते हैं, संबंधित अधिकारियों के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं कि उनके साठगांठ से, उनकी मिली भगत से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ किया गया और ये रामविचार नेताम जी के रुतबा, उनके जो एक ताकत है, एक पावर है, उसका इस्तेमाल उन्होंने करके आपको हराया। तो आपको डर नहीं लगा? इतने बड़े नेता के साथ आप चुनावी मैदान पर उतरते हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ते हैं, तो ये खौफ नहीं था शुरू में? हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं डरो मत, संघर्ष करो, और हम सभी उनके सिपाही हैं। कांग्रेस का नारा है डरो मत, संघर्ष करो। किस बात का डर होना चाहिए?
जब राजनीति में आए हैं तो कफन बांध के आए हैं, जनता का सेवा करना है। क्योंकि मैं सर्विस में रिजाइन लिख करके आया था और मेरे बहुत दिली इच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कार्य करूं। 2023 बहुत नज़दीक है, चुनाव का वक्त की बात करें तो 2-4 महीने में चुनाव है। अब आपके दावे कैसे रहेंगे और कितना असरकारक रहेगा, और क्या लगता है 2023 में कांग्रेस की तरफ से आप उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि हाईकमान से जो नाम फाइनल होता है वो रहता है। ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उस पर हमारे कई स्थानीय लोग अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। भाई जगत लाल आयम जी जनपद अध्यक्ष हैं, शिवभजन मरावी जी हमारा साथी हैं, जो जिला अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सूरजपुर में उनकी पत्नी अध्यक्ष है, हमारी पत्नी सरपंच संघ की ब्लॉक वार्ड ऑफ नगर की अध्यक्ष है, त्रिभुवन टेकाम जी हैं, ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सरगुजा संभाग के अध्यक्ष हैं, राजमोहनी देवी माता राजमोहनी देवी जी का आश्रम है गोविंदपुर, उनके अध्यक्ष हैं, और राम सुंदर सिंह जी पश्चिमी क्षेत्र वार्ड ऑफ नगर में हैं, विद्याचरण टेकाम जी वकील साहब हैं, और कई ऐसे लोकल बड़े कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शन पे हम लोग बूथ स्तर पे जाकर के, सेक्टर स्तर पे जाकर के, ब्लॉक पे कहीं भी मीटिंग हो, चाहे आपका जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेश स्तर हो, चाहे दिल्ली स्तर पे हो, सभी जगह जा रहे हैं। युवाओं की एक टीम है कांग्रेस संगठन में, प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने आपने नाम लिए, आप ये चाहते हैं कि इन तमाम नेताओं में से किसी को मौका मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता इससे खासा नाराज होंगे वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री, शिक्षा मंत्री माननीय टेकाम जी? बिल्कुल नाराज़ नहीं होना चाहिए। 2-3 बार उन्होंने कहा था क्षेत्र के लोगों से, कई लोगों से, वरिष्ठ नेताओं से बात रखी थी, इस बार चुनाव मेरा आखिरी है, साथ दीजिए। प्रतापपुर के लोग कहते हैं कई बार कसमें भी, एक आध बार पिछला चुनाव में कसम भी खाए थे कि मेरा आखिरी चुनाव इस बार नहीं लड़ूंगा। पिछले बार सरगुजा महाराज भी बोले थे कि इस बार रुक जाइए। और उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुई है AICC का, उस पर स्पष्ट रूप से पार्टी का निर्देश है कि 50 साल के अंदर 50% और 50 साल से ऊपर 50%, मतलब बुजुर्गों को 50%। और इसमें क्योंकि हमारा सरगुजा पूरा 50 पुराना सरगुजा लेंगे, बलरामपुर सूरजपुर लेंगे, तो सभी 50 साल से ऊपर हैं, 8 सीटें हैं, उसमें से 50% तो मिलना ही चाहिए। 50% मिलना चाहिए, ये कांग्रेस के युवा नेताओं का कहना है। और किसी भी संगठन का हो, बात चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या अन्य दलों की हो, अगर वो काफ़ी अरसे तक समाज को अपना सेवा दे चुके हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम कर चुके हैं, तो उन्हें एक लिमिट एज के बाद उन्हें खुद रिटायर ले लेना चाहिए। मतलब ये सिर्फ सर्विस में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, राजनीति में ऐसा नहीं है, भले वो 70, 75, 80 का उम्र हो। युवाओं को कुल मिलाकर के मौका मिलना चाहिए, संगठन किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो। प्रतापपुर विधानसभा पे लोगों का राय है कि नया चेहरा मिलना चाहिए। पहला तो राय आया है कि नया चेहरा, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, जैसा हम लोग घूमते हैं तो सभी का मांग है कि पहला चीज़ तो नया चेहरा होना चाहिए, कि क्योंकि पैकरा जी हों चाहे प्रेम शाह जी हों, आदरणीय सब, ये जो नए बैच के हैं, जितने युवा हैं, चाहे NSY हो, चाहे यूथ कांग्रेस, चाहे नए पीढ़ी है, उनसे न लगाव हो पा रहा है, न जुड़ाव हो पा रहा है। ये पुराने नेताओं के बीच में रहते हैं और लोगों के, युवाओं की बात को सुन नहीं रहे हैं, न समझ रहे हैं। तो पहला मांग है क्षेत्र का कि नया चेहरा हो तो चुनाव लड़ने में मज़ा आ जाएगा। और क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि आप भूपेश सरकार की उपलब्धियों को मानते हैं। नौजवान पीढ़ी, जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी भूपेश सरकार ने कि 2500 रुपये अगर हमारी सरकार आती है सामुदायिक कार्यक्रम के ठीक नज़दीक, आपको याद है, बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता राज्य युवा मितान के तहत आपको पूरे जो सोसाइटी है यूथ की, उनको 1 लाख रुपए प्रत्येक साल उसमें देने का है। भ्रष्टाचार उसमें भी हो रहा है। कोई भ्रष्टाचार आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार नहीं है।
वो नौजवानों को मिल रहा है। महिलाओं को समूह स्वयं सहायता समूह गौठानों के माध्यम से NRLM के माध्यम से बहुत सारे रोजगार से अवसर खुले हैं। हर ब्लॉकों पे रीपा प्रोजेक्ट के माध्यम से 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रही है। छोटा छोटा उद्योग लगाया जा रहा है। आप प्रतापपुर में हम लोग खड़गवां, ये तो 4 साल गुजर जाने के बाद जगदीश जी हमारा इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुला प्रताप, वहाँ इंग्लिश मीडियम के वाहवाही आपकी सरकार लूटती है, आप लोग लूटते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि इंग्लिश मीडियम का हमने स्कूल खोला, आत्मानंद स्कूल हमने खोले जिसकी शिक्षा पद्धति को सुधारा है, नई तकनीक दिया है और मॉडर्न एजुकेशन को आपने एक्सेप्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन ये सब दिखावा होता है धरातल पर। जब ज़मीन पर उतर के देखते हैं तो उसी आत्मानंद विद्यालय में जहाँ आपने हाई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की है, वहाँ शिक्षकों की कमी होती है। अभी शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार वैकेंसी निकाल ली है, क्योंकि अभी आरक्षण को लेकर के बहुत सारी प्रक्रिया रोकी गई थी। मैं विकास की बात कर रहा था, तो चूँकि प्रतापपुर वनांचल क्षेत्र, चारों तरफ से जंगल है, यहाँ पे 1,80,000-88,000 के लगभग आदिवासी जनसंख्या है। तो ये देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा किसान रहते हैं और किसानों को जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी 2640 रुपये के हिसाब से पैसा आना चालू हो गया है। जो भूपेश सरकार ने कहा था वो किया। भूमिहीन मजदूर को 7,000 रुपये, बैगा गुनिया को, पटेल को, मितानिन का मानदेय बढ़ा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, सभी का मानदेय बढ़ा दिया है। सभी क्षेत्रों में काम हुए हैं। तो मुझे और गौठान के माध्यम से भी, गौठान को तो पूरा भ्रष्टाचार का खेल कहा जाता है बीजेपी की तरफ से। उनका 2 मुद्दा था बीजेपी का, गाय का मुद्दा था और मंदिर की बात करते थे, राम की बात करते थे। तो हमारा गौठान के माध्यम से भी गोबर का जो जैविक उर्वरक बनाया जा रहा है और गाय के लिए भी अभी एम्बुलेंस। तो अभी जो गौठान के लिए बीजेपी के संगठन अभी दौरा कर रही है, पोल खोलो, गौठान के पोल खोलो, ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या बोले? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इनकी जब सरकार थी तो जो गौशालाएं बनी थी उसमें कितने गाय मृत पाए गए चारा के चलते अभाव में। अभी गर्मी में खोज रहे हैं कि गाय किधर है। आप सभी को पता होगा कि गर्मी के समय में पूरा गाय गाँव में खुले रहती है। बाकी गौठान बनी हुई है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे सौर प्लेट लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है, नाडेप की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हैं। अभी चूँकि गांव के लोग खुद अपना गाय बैल घर में रखते हैं, गोबर से खेतों में उसका जैविक खाद का उपयोग करके डालते हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कई जगह डेमो बनी हुई है, आप बसंतपुर में देख लीजिए, कोटराही में देख लीजिए, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। सड़कों की स्थितियाँ तो बहुत बदतर हैं। अब 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, गड्ढे तो हुए हैं, भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, अभी क्या है कि चारों तरफ से टेंडर हो चुकी है और बहुत तेज़ी से रोड बनना चालू, जो भी मरम्मत है या नया रोड बनना चारों तरफ चालू हो गया, टेंडर हो चुके हैं। बहुत जल्द चुनाव के आते आते विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोबारा सरकार बन रही है, भूपेश बघेल की दोबारा सरकार। प्रतापपुर विधानसभा फिर से कांग्रेस के झोली में जाएगा और इस बार हमारे काका भूपेश बघेल जी 75+ का जो सपना आंकड़ा लेके चले हैं, निश्चित रूप से प्रतापपुर विधानसभा जो है कांग्रेस 1 सीट और देगी उनकी झोली पे। आपकी भूमिका क्या होगी? हमारी भूमिका ये है कि पार्टी के द्वारा जो दायित्व दिया जाएगा उसमें मैं बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। जहाँ भी रहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा, बस मेरी भूमिका यही है। अगर इस बार भी आपको टिकट नहीं दी जाती है या युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पर्टिकुलर मुझे ना सही, प्रतापपुर विधानसभा में मेरे अलावा भी कई बड़े बड़े दिग्गज युवा नेता हैं जो उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं, तो अगर युवाओं को मौका नहीं दिया जाता है जैसा कि 2018 में बोला गया था, तो फिर क्या स्टैंड होगा युवाओं का? हमारी टीम यूथ कांग्रेसियों, हमारी टीम पूरे विधानसभा पे बूथ सेक्टर पे काम कर रही है। बार बार उनको कहा जा रहा है इस बार रुक जाइए, इस बार रुक जाइए, इस बार रुक जाइए। इस बार हमारी टीम कोई रुकने की स्थिति पे नहीं है। हमारी टीम चुनाव लड़ेगी
और मुझे आशा विश्वास है अपने बड़े लीडरों से, बड़े एआईसीसी से, चाहे प्रदेश के नेताओं से, कि प्रतापपुर विधानसभा पे चेहरा को बदलना ही होगा, तभी प्रतापपुर विधानसभा जीतने में बहुत ही आसानी होगी। पुराने चेहरे पे कठिनाइयाँ तो होगी, जैसा कि क्षेत्र का कहना है, और उसका कुछ भी हो सकता है ऐसा कहते हैं। तो काफ़ी हम लोग भी डरे हुए हैं कार्यकर्ता लोग कि एक बार जीतते हैं, एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं, अब की बार कहीं हारने का नौबत ना आए, क्योंकि मानसिकता बन जाती है तो दिक्कत होती है। मुझे आशा विश्वास है अपने शीर्ष नेताओं से कि प्रतापपुर विधानसभा के लिए नया चेहरा देगी। जो भी होगा हम लोग पूरी ताकत के साथ, एकजुट के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से प्रतापपुर विधानसभा जीतेंगे। देखने का विषय होगा, वक्त आने पर देखेंगे। जब चुनाव नज़दीक होगा, जब कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट किए जाएंगे दोनों दलों से, तो देखना ये होगा कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में नए चेहरों को मौका मिलता है या नहीं। बात सिर्फ ये कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का भी है। तो जब चीज़ें उभर करके रियलिटी सामने आएंगी तो डीडी यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक हम सच्चाई पहुंचाते रहेंगे। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही दमदार, सक्रिय और काफ़ी एक्टिव युवा नेता रामदेव जगते जिसे हमने बात की, ये बातचीत का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फ़ौरन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए चेहरों के साथ और नए नए लोगों के साथ आपको मेरे चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।